हे गाइस, दिस इज भाई बंदरवाल। आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे एक ऐसे विषय के बारे में जिसके जज्बात और हालात एकदम से बदलते रहते हैं। बहुत ही हाईली वॉलेटाइल करेंसी है यार। क्रिप्टो करेंसी में सबसे बड़ा बिटकॉइन, जिसे डिजिटल कॉइन भी कहा जाता है। आज हम बात कर रहे होंगे भाई इसमें इन्वेस्ट करना है नहीं करना है। आज के दिन तो मार्केट में बहुत ज्यादा लो चल रहा है भैया, क्या चल रहा है इसके बारे में हाइप बहुत निकल रही है। पिछले 6-7 महीने में बहुत ज्यादा बातें हो रही है इसके बारे में। तो जनाब, इस वीडियो के अंदर हम A to Z कवर करने की कोशिश करेंगे और आपके भैया आपके साथ कुछ छुपाएंगे नहीं, सारी चीजें ऑनेस्ट रख रहे होंगे। शर्त एक है कि आप A to Z कंप्लीट वीडियो देखें। मैं इस वीडियो में ये नहीं बोलने वाला कि भाई बिल्कुल इन्वेस्ट मत करना, ये अपने आप में भाई कोई नहीं बहुत खराब स्कीम है, एकदम से पैसा डूब जाएगा, कोई इसकी वैल्यू वगैरह नहीं है। इनफैक्ट मैं तो खुद इन्वेस्ट करता हूं, पर कौन सा पैसा इन्वेस्ट करता हूं, कितना पैसा इन्वेस्ट करता हूं, वो जानना बहुत जरूरी है इस वीडियो के अंदर। तो यार लीगल के अंदर जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई आप बिटकॉइन के बारे में क्या क्या जानते हैं, या फिर एक और सरल क्वेश्चन कि आप बिटकॉइन में क्यों पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ज्यादातर लोगों का आंसर ये होता है हम बिटकॉइन में इसलिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं क्योंकि सब लोग कर रहे हैं, या फिर फियर ऑफ मिसिंग आउट, FOMO हो रहा है मुझे, या फिर ये पहले 10 रुपए की चीज थी 10 साल पहले, अब है ना ये 10 लाख रुपए का हो गया है और फ्यूचर में 10 लाख से 10 करोड़ हो जाएगा, तो मैं ऐसे मिलियनेयर करोड़पति बन जाऊंगा। सिर्फ ये नहीं होता, अगर आप किसी एसेट को खरीद रहे होते तो आप उसके ऑल टाइम हाई पे थोड़ा ना, या तो 10 साल पहले खरीदते तब फायदा होता, या फिर आप कह रहे हो कि यार अभी ऑल टाइम हाई नहीं है, अभी और आएगा ऑल टाइम हाई। तो किस चीज के ऊपर वो फ्लक्चुएशन डिपेंड करती है। अरे ये ऊपर क्यों जा रहा है, अरे ये नीचे क्यों जा रहा है। अगर हम इसकी बात करें, जनवरी में ये 15 लाख पे था, एक बिटकॉइन की वैल्यू 15 लाख थी, फिर ये 30 से 36 लाख रुपए पहुंच गया, अब 36 से ये वापस 40% गिर गया, ये 25-26 लाख पे आ रहा है। तो इसका रीजन क्या है, तो हम इसको समझ पाए पहले, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं जनाब। ये सारा का सारा मेरा पर्सनल ओपिनियन होने वाला है, ठीक है। पर्सनल ओपिनियन समझ रहे हैं, जहां पे मेरा बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं है आप में से किसी भी फीलिंग को हर्ट करने का। मैं बस अपना पर्सनल ओपिनियन कि मेरे को लाल रंग ज्यादा पसंद होता है, आपको काला हो सकता है, मेरे को लाल रंग ज्यादा पसंद है, समझ रहे हैं। जैसे ब्लैक पसंद है ज्यादा हमें। तो शुरुआत करते हैं। देखो यार, मैं इनफैक्ट अपने आप को ज्यादा एक्सपर्ट मानता भी नहीं क्रिप्टो करेंसी में, क्योंकि इसे यार दूर दूर से ही देखा जा रहा है। क्योंकि मैं अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड मानता हूँ रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट के अंदर, क्योंकि उन्हें समझा जा सकता है, साथ में उनकी एक हिस्ट्री है तो उसमें फॉलो अप भी किया जा सकता है। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल यार यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा। एंड दिस वीडियो इज नॉट ओनली अबाउट बिटकॉइन, दिस इज ऑल्सो अबाउट आपका फाइनेंशियल का जो बेसिक्स है वो काफी कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। जीडीपी क्या है, स्टॉक मार्केट क्या है, रियल एस्टेट में किस प्रकार से हो रहा होता है। तो एनर्जी थोड़ी सी हाई रखते हैं जनाब। रियल एस्टेट में अगर आपको प्रॉफिट जनरेट करना होता है तो आज के दिन हम क्या कर सकते हैं कि अगर 100 रुपए की कोई एसेट है तो 100 रुपए की चीज को आप 80 रुपए में लेने की कोशिश करते हो, और 80 रुपए में लेने के बाद उसके ऊपर कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं और कोशिश करते हैं कि 105 या 110 रुपए में बेची जाए। अब ये जो 100 रुपए की चीज कोई 80 में क्यों बेचेगा, आप पूछ सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, इसलिए बेचेगा क्योंकि अगले व्यक्ति की मजबूरी हो सकती है, उसे एकदम से कैश की नीड है, उसके घर में शादी है, उसको कोई दूसरी प्रॉपर्टी खरीदनी है, या उसके कोई कर्जा चढ़ा हुआ था। तो ऐसे में कभी कभी मजबूरी में व्यक्ति 100 रुपए की चीज 80 में बेचता है। ऐसी एक प्रॉपर्टी ढूंढने में इनिशियली अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो एक साल में एक ढूंढ लें, उसको भी एक विक्ट्री माना जाता है। तो 1-1.5 साल में जाके एक प्रॉपर्टी, फिर आप उसको खरीदते हैं, फिर अगले साल जाके एक, तो एक एक बिल्डिंग एक एक आपका प्रोजेक्ट हो जाता है, एक एक अपार्टमेंट एक एक प्रोजेक्ट हो जाता है। इस प्रकार से रियल एस्टेट में आगे आप बढ़ रहे होते हो, अपना पोर्टफोलियो बड़ा करते हैं। स्टॉक मार्केट की अगर बात करें, बड़ा सिंपल सा प्रश्न है। एक आपकी कंपनी है जो कि छोटी है, वो फंडिंग ले लेके या तो बहुत बड़ी हो जाती है, IPO तक पहुंच जाती है, बूटस्ट्रैप मॉडल से खुद का पैसा लगा लगा के बड़ी पहुंच जाती है, और एक टाइम में उसे इतना पैसा चाहिए होता है कि वो अपने कंपनी के छोटे छोटे हिस्से करके पब्लिक के साथ शेयर कर देती है, और पब्लिक उसका शेयर खरीद लेती है। पब्लिक डिसाइड करती है कि यार इसका शेयर हम किस प्राइस पे ले रहे होंगे। तो अगर किसी कंपनी का शेयर ऊपर जाता जा रहा है तो उसकी कंप्लीट वैल्यूएशन कंपनी की बढ़ती जाती है। अब जब आप अपना पैसा स्टॉक मार्केट में लगाते हैं तो वो किसी कंपनी में जाके लग रहा है, या इंडेक्स फंड, इक्विटी फंड, डेट फंड, सारे अलग अलग टाइप के फंड है जिनके बारे में आप समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन गूगल देख सकते हैं। पर एक बेसिकली स्टॉक मार्केट में जब पैसा लगा रहे हो तो आप किसी कंपनी में पैसा लगा रहे होते हो। कंपनी में पैसा लग रहा है तो कंपनी और ग्रो करेगी, और इंप्लॉयज को हायर करेगी, और इंप्लॉयज को हायर करेगी, बेटर प्रोडक्ट बना रही होगी, बेटर प्रोडक्ट बनाएगी, वो प्रोडक्ट आप ही कंज्यूम करोगे। तो जो कैश है वो पूरे के पूरे इकोनॉमी में फ्लो कर रहा होता है, और कैश फ्लोइंग इन द इकोनॉमी इज गुड, क्योंकि वो सेम आपका जो 1000 रुपए का नोट है, अच्छा वो तो चला गया, 500 रुपए का जो नोट है वो बहुत सारी जगह में जा रहा है, वो बहुत सारे लोग में। सरकार कभी भी नहीं चाहती कि आपका जो पैसा है वो आप अपने पास स्टॉक करके रह लें। इसी प्रकार से आप देख रहे होंगे कि जितने भी आपके स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, सरकार चाहती है आप अपना पैसा रखें और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे आपको टैक्स एग्जेम्पशन तक दिया जाता है। अगर आपने बेसिक पढ़ रखे हैं, टैक्स एग्जेम्पशन पे मिलेगा आपको। इसी प्रकार से बॉन्ड्स होते हैं, बॉन्ड्स पे भी आपको बोला जाता है 3 या 5 साल के लिए अपना पैसा आप रोकेंगे तो आपको टैक्स एग्जेम्पशन मिल रहा होता है। तो उससे क्या होता है, वो पैसा अब यूटिलाइज हो रहा है उस कंपनी को ग्रो करने के लिए, और आपकी इकोनॉमी बढ़ रही होती है। व्हाट इज जीडीपी? जीडीपी कब बढ़ती है? जीडीपी इज कि एक देश एक साल के अंदर कितना प्रोडक्शन कर रहा है या फिर कंजम्पशन कर रहा है, और वो प्रोडक्शन और कंजम्पशन तब बढ़ता है जब कैश इकोनॉमी में फ्लो कर रहा होता है। भैया ये वाला कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब हम अपने एसेट्स के अंदर बात कर रहे होंगे, प्रोडक्टिव एंड नॉन प्रोडक्टिव एसेट्स के बारे में,
तो कुछ नॉन प्रोडक्टिव एसेट्स होते हैं जिनमें जब आप अपना पैसा लगाते हैं, जैसे कि गोल्ड हो गया या बिटकॉइन हो गया, तो जैसे ही आपने बिटकॉइन खरीद लिए तो अब वो कैश ब्लॉक हो गया, समझ रहे हो? वो किसी चीज पे लग नहीं रहा, वो किसी कंपनी पे नहीं लगा कि कंपनी बड़ी हो गई उससे यार आपके कुछ प्रोडक्ट बन रहे हैं या कंज्यूम, ना आप बिटकॉइन को कंज्यूम कर पा रहे हो, ना आप इसका प्रोडक्ट बना पा रहे हो, तो एक तरह से पैसा होल्ड होता है। तो अगर हर व्यक्ति सोचो 10-10 हजार रुपए भी इंडिया के ब्लॉक करना स्टार्ट कर दे, ऐसे इंडिया की पॉपुलेशन 150 करोड़ है और आज के दिन टोटल आपके जो बिटकॉइन यूजर्स हैं वो मात्र 10 करोड़ हैं, तो सब नहीं कर रहे होंगे, पर आप समझ रहे हो, जैसे ही सब लोगों ने अगर पैसे होल्ड करने स्टार्ट कर दिए तो दिस थिंग इज नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी। अब मैं क्या इसकी सिर्फ बुराई करने वाला हूं? नहीं, हम इसके सारे एस्पेक्ट देखेंगे और लास्ट में ये फिर से मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो अगर हम ओरिजिन की बात करें, भाई इसकी नीड क्यों है? आज के दिन तो हमारे पास यूपीआई पेमेंट भी है, एकदम से स्कैन करते हैं, पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं, तो लोग बोलते हैं अरे इससे है ना हम एक देश से बाहर पैसा भेज सकते हैं, गवर्नमेंट की सारी लेयर्स है ना वो हट जाती हैं। पहले तो मुझे बताओ, आप में से कितने लोगों ने आज तक अपना पैसा बाहर भेजा या बाहर से अंदर मंगवाया? बहुत कम लोग हैं, मतलब हम ऐसे नहीं कर रहे कि सारे लोग नहीं भेजते, पर बहुत कम लोग हैं। तो वो हर एक व्यक्ति का रीजन नहीं हो सकता कि मेरे को क्यों इनके अंदर इन्वेस्ट करना है। तो ओरिजिन क्या है? ओरिजिन असली ये था कि 2008 के अंदर अगर आपने देखा हो तो मंदी आई थी। मंदी इन द सेंस कि यार हमारा फाइनेंशियल क्राइसिस आया था यूएस के अंदर, और लेमन ब्रदर्स ये क्या है बैंक, या फिर आपने 1-2 साल पहले देखा हो यस बैंक हमारा डूब गया था, टीएमसी बैंक था वो डूब गया था। ये डूब क्यों जाते हैं? कैसे डूब जाते हैं? ये कैसे डूब जाते हैं? ये ऐसे डूब जाते हैं, इनको पैसा कहां से मिलता है? एक बैंक को, पब्लिक से, हमारी जैसी जो पब्लिक बैठी है उनसे पैसा मिलता है। ये पब्लिक अपना हार्ड अर्न मनी इसको देती है कि ये लो जी हमारे पास 100 रुपए थे, 100 रुपए हम बैंक में डालेंगे। आप बैंक में क्यों डालते हो? जिससे कि आपको एफडी या फिर सेविंग्स पे जो इंटरेस्ट मिलता है उसके माध्यम से आपके जो 100 रुपए हैं 1 साल बाद आपको 105 रुपए मिल जाए, 5 रुपए का मुनाफा हो जाए। वैसे वो इन्फ्लेशन से कट जाता है, पर 105 रुपए मिल जाए। अब बैंक को 5 रुपए कहां से लाता है? वो बैंक क्या करता है, अच्छा आपने मुझे 100 रुपए दिए, ये 100 रुपए वो लोन की फॉर्मेट में बाकियों को दे, एजुकेशन लोन, होम लोन, कार लोन, या फिर बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स आ जाते हैं ऐसे मोटे मोटे और वो कहते हैं जी हमें पैसा दो, वो उनको पैसा एज लोन में देता है। और ये लोग जब इनको 100 रुपए दिए जाते हैं तो बदले में 110, 114, 10 से 14% इनसे इंटरेस्ट ले दिया जाता है। तो ये 10 रुपए में से 5 आपको दे देंगे, 5 खुद रख लेंगे। इस प्रकार से बैंक कमा रहे होते हैं। हमने कहा ये समझ गया, पर मान लो ये जो हमारा मोटे बाबू हैं, ये मोटे बाबू पैसे वापस नहीं चुका पाते या फिर पैसे लेके भाग जाते हैं देश के बाहर, तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में जो 100 रुपए दिए थे वो वापस आए नहीं और पब्लिक को देने के लिए इनके पास पैसे होते नहीं, और ऐसे में कहा जाता है बैंक आपका डूब गया। तो ऐसे में जब बैंक डूब जाता है तो एक सुपरमैन आता है, और ये सुपरमैन एस फॉर सुपरमैन नहीं, एस फॉर सरकार है। और ये जब सरकार है ये कहती है अरे लो यार मैं अपने फंड्स में से इस बैंक को ऊपर से उठाती हूं जिससे कि लोगों को पैसा मिल जाए। अच्छा जी, लोगों को पैसा मिल जाए, इनके पास पैसा कहां से आया? इनके पास पैसा आया लोगों से, इन्हीं लोगों ने जब टैक्स दिया था वही पैसा घुमा के इनको वापस दे दिया जी। अच्छा, अब ये जो फ्रॉड है, आज के दिन तो आरबीआई ने काफी सारी गाइडलाइंस निकाल दी है कि एक बैंक को अपना एक परसेंटेज कुछ है वो अपने पास रिजर्व में रखना पड़ेगा, सारा का सारा लोन में नहीं दे सकते। तो एक प्रोटेक्शन लेयर कुछ बनाई गई है जब इतने सारे बैंक आपके डूबते जा रहे थे। तो ठीक है जी, समझ में आया। अच्छा, बिटकॉइन को डिसेंट्रलाइजेशन के लिए हम सरकार को बीच में से हटाना चाहते हैं, हम अपने पास खुद करेंसी रखना चाहते हैं। लेट द पीपल डिसाइड कि करेंसी की क्या वैल्यू होगी। सरकार तो ना बताएगी किस नोट का 500, किस नोट का 2000 होगा। डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं, जैसे डेमोक्रेसी है उसी प्रकार से करेंसी का भी डेमोक्रेटाइज कर देते हैं, डिसेंट्रलाइज कर देते हैं इसकी पावर को। चलो जी, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, ओरिजिन हमें समझ में आ गया। अब मुझे बताओ क्या ये करेंसी है या एसेट है? क्रिप्टो करेंसी बोलते हैं। करेंसी का मतलब क्या होता है? करेंसी मतलब जिससे आप डे टू डे अपनी चीजें लेते हैं या देते हैं। जैसे कि अगर मोर को 4 किलो टमाटर लेके जाने हैं तो मैं अपना दूंगा जी, अच्छा जी 4 किलो टमाटर दे दो, ये पकड़ो 200 रुपए, मुझे ये 4 किलो टमाटर दे दें। उसी प्रकार से क्या मैं बिटकॉइन को आज के दिन इस्तेमाल कर सकता हूं? बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो हाईली फ्लक्चुएटिंग है। अगर मान लो ये एक चश्मा अभी एज्यूम कर लो 1 बिटकॉइन का है, तो शाम को वापस जाऊंगा हो सकता है 0.8 बिटकॉइन का हो जाए, कल जाऊं तो हो सकता है बढ़ जाए 1.2 बिटकॉइन का हो जाए। तो जी करेंसी तो नहीं है। अब आप कहते हो कि भैया टू वॉलेटाइल आज के दिन है, क्योंकि पूरी दुनिया में सिर्फ 10 करोड़ यूजर्स ही तो हैं, पर आने वाले टाइम में तो 10 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हो जाएंगे। मान लो 10 करोड़ आज के दिन है, कल को 200 करोड़ बिटकॉइन यूजर्स हो गए पूरी दुनिया के अंदर। अब जैसे ही 200 करोड़ हो जाएगा तो फ्लक्चुएट नहीं करेगा। जैसे गोल्ड है ना, गोल्ड आज के दिन 50,000 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया, उसी प्रकार से बिटकॉइन की वैल्यू भी फिक्स हो जाएगी। मैंने कहा मान लेते हैं। और आज के दिन ये नॉट बैक्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नॉट बैक्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मतलब ये है कि जैसे डीमोनेटाइजेशन हुआ था तो आपकी जितनी भी कैश था 500, 1000 के नोट, उनकी वैल्यू जीरो नहीं हुई। आप वो सारे के सारे नोट सरकार के पास जाके जा सकते थे और कहते थे अरे जी नए नोट दो, आपने कहा था ये 500, 1000 के नोट हैं, इनके बदले नए नोट दो, तो उन्होंने आपको 500 और 2000 के नए नोट दे दिए। पर कल को अगर आपका बिटकॉइन बैन हो जाता है तो आपको सरकार वापस पैसे नहीं देगी, क्योंकि बिटकॉइन इज नॉट बैक्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक होता है लीगल होना,
लीगल मतलब कि यार आपने अगर बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया है और कल को आप कैश आउट करते हो तो आपका बैंक है उसके पास लीगल अथॉरिटी है कि वो आपको पैसा वापस दे सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि कल को बिटकॉइन सरकार ने बैन कर दिया और आपने 50,000 बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रखे थे तो आप सरकार के पास जाओ, अच्छा सरकार मैंने 50,000 इन्वेस्ट किए थे वो मेरे को तो दे दो, बैन तो कर दिया ठीक है मेरे को 50,000 दे दो, वो नहीं हो रहा होगा। नेक्स्ट यार, अभी फिक्स नंबर ऑफ बिटकॉइंस हैं, सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइंस। अब आप बोल सकते हैं भैया ये तो बड़ी अच्छी बात है, सिर्फ फिक्स नंबर ऑफ बिटकॉइंस हैं, मतलब सरकार जो जैसे यूनाइटेड स्टेट्स की अगर बात करें वहां पे पैसा छापे जा रही है, पैसा अपनी मर्जी से छापे जा रहे हैं। सिमिलरली इंडिया में भी पैसे छाप देते हैं, जैसे ही एकदम पैसे की जरूरत होती है पैसे छाप देते हैं। इस प्रकार से इन्फ्लेशन आ सकती है जो कि बुरा होता है एक देश के लिए। तो यार इसीलिए सेंट्रल आपकी बैंकिंग अथॉरिटी बनाई गई है। काफी देश है जहां पे यार हिस्ट्री में अगर आप देखोगे इन्फ्लेशन की वजह से काफी बड़ी ट्रेजेडीज हो रखी हैं पूरी इकोनॉमी के अंदर। आज के दिन देश, आज के टाइम में भी कुछ कंट्रीज हैं जहां पे इन्फ्लेशन बहुत हाई जा रखा है, पर मेजॉरिटी कंट्रीज के अंदर इसलिए आपकी एक सेंट्रल बैंकिंग अथॉरिटी होती है जो कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करके रहती है। तो उनके पास ये अथॉरिटी नेसेसरी भी है कि उनके पास ये पावर हो कि एकदम से पैंडेमिक आया और कैश की जरूरत हुई तो वो कैश को सर्कुलेट कर पाए पूरे सिस्टम के अंदर, जिससे कि लोगों का खाना पानी चलता रहे। और साथ में डिफ्लेशन मतलब इनके पास ये पावर भी हो कि वो चाहें तो किसी सिस्टम को क्लीन करने के लिए डीमोनेटाइजेशन का इस्तेमाल करें। अब मैं ये नहीं कह रहा डीमोनेटाइजेशन सिस्टम क्लीन हुआ या नहीं, वो अलग टॉपिक है, पर आपको भाव समझ में आ गया। तो जैसे ही ये फिक्स नंबर ऑफ करेंसी यार आपकी एक प्रॉपर करेंसी बनती है तो सरकार की वो अथॉरिटी चली जाती है और एक तरह से हम 100 साल पीछे चले जाते हैं जब सेंट्रल बैंकिंग अथॉरिटीज आपकी थी नहीं। चीज हमें समझ में आ रही है यहाँ पे। डिसेंट्रलाइजेशन इज गुड फॉर एन इंडिविजुअल बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कंप्लीट इकोनॉमी इट माइट नॉट बी इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट। हमने कहा ओके 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 ठीक है। अच्छा क्या ये एक एसेट है? दोबारा मैं बता रहा हूं ये सारे मेरे पर्सनल ओपिनियन है, ये सारे वो पर्सनल ओपिनियन है जो कि मेरी खुद की नॉलेज मैंने पढ़ के इधर उधर के रिसोर्सेज से बड़े बड़े व्यक्तियों के साथ बैठ के जानने की कोशिश करी। मैं उन फाउंडर्स के साथ भी बैठा यार जो कि क्रिप्टो एक्सचेंज यार आपके चलाते हैं, उनकी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उन व्यक्तियों के साथ स्टॉक का मेरे पास एक्सपीरियंस था। बाकी मैंने और पूछा और मेरे से जो बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं, तो मेरा फिर भी ये पर्सनल ओपिनियन है कि ब्लैक कलर ज्यादा अच्छा है एज कंपेयर टू रेड कलर। मैं आप बस नॉलेज ले यहां से, मैं कुछ किसी डायरेक्शन में भेज ही नहीं रहा आपको। नेक्स्ट है, पर देखें तो कंप्लीट देखें। एसेट क्या होता है? दो प्रकार की एसेट होती है, एक होती है जी प्रोडक्टिव एसेट, एक होती है नॉन प्रोडक्टिव एसेट। प्रोडक्टिव एसेट मतलब जो कि कुछ प्रोड्यूस कर रही हो, जैसे कि खेत में आप राइस उगा सकते हो, उस राइस को बेच के पैसा कमा सकते हो। अगर राइस भी नहीं उगाओगे तो उस खेत की अपने आप में एक इंट्रिंसिक वैल्यू है, ठीक है। सिमिलरली आपके इक्विटी फंड, डेट फंड, इंडेक्स फंड, ये क्या आपके सारे स्टॉक मार्केट है। स्टॉक मार्केट में आप पैसा लगाते हो तो जो पैसा लगाया उसमें आपको डिविडेंड भी मिल सकता है, ये आपके पास ऑप्शन अवेलेबल, मतलब हर महीने आपको कुछ कुछ पैसा मिल रहा होगा, या फिर आपने जो पैसा लगाया है वो उससे कंपनी ग्रो हो रही है तो वहां से आपको रिटर्न मिल रहे होते हैं। इसी प्रकार से नॉन प्रोडक्टिव एसेट कौन से होते हैं? नॉन प्रोडक्टिव एसेट मतलब कि जैसे गोल्ड और सिल्वर, अगर इनकी बात करें तो ये आपको कुछ प्रोड्यूस करके नहीं दे सकते। मैक्स टू मैक्स कल के यार इनके अगर इंट्रिंसिक वैल्यू देखें, फार्म की इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है? आप पूरी जमीन को बेच सकते हो, उस पर कुछ प्लॉट बना सकते हो, कुछ कर सकते हो, जमीन का काम कर सकते हो, वर्मिंग कंपोस्टिंग कर सकते हो, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हो, उसमें गौशाला खोल सकते हो, आप 25 काम कर सकते हो। गोल्ड का हम क्या कर सकते हैं? गोल्ड की इंट्रिंसिक वैल्यू ये है कि अपने आप में ये एक प्रीशियस मेटल है, इसको एज अ ज्वेलरी इस्तेमाल किया जा सकता है। मान लो कल को सरकार आए और बोले जी गोल्ड को बैन कर रहे हैं, ऐसा नहीं होने वाला, पर बोले कि गोल्ड को हम बैन कर रहे हैं तो इसकी क्या इंट्रिंसिक वैल्यू है? इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है कि भाई ये वायर की फॉर्मेट में यूज की जा सकती है, जो आपकी हाई प्राइस डिवाइसेस होती हैं, इसकी हाई कंडक्टिविटी होती है गोल्ड एंड सिल्वर की, तो उनके अंदर इस्तेमाल किया जाता है इसको। बिटकॉइन की अगर बात करें इसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। अब आप कह सकते हो जो हमारा इंडियन रुपीस कैश है उसकी भी तो कोई नहीं है, उसको क्या मैं जलाने के लिए इस्तेमाल करूं पन्ने को? नहीं, इट इज बैक्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वो एक फियाट करेंसी है, FIAT करेंसी। सरकार ने कहा है अरे इस पत्ते का मतलब 500 रुपए, कल को डीमोनेटाइजेशन किया मेरे पास आ जाना, मैं 500 वापस छाप के दूंगी तुम्हें। इट इज बैक्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बिटकॉइन राइट नाउ इट इज नॉट बैक्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब जैसे चाइना ने बैन कर रखा है, इंडिया ने भी बैन किया था 2018 के अंदर, अभी 2020 के अंदर यार सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहीं भाई जो बैंक्स हैं वो ऑपरेट कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है, लीगैलिटीज यार अलग अलग लेवल पे होती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बिटकॉइन पे जाके आप इस चश्मे को खरीद, भैया दुकान पे एक ये फ्रैक्शन ऑफ बिटकॉइन पकड़ो और मेरे को चश्मा दे दो, वो लीगैलिटी अभी लीगल टेंडर इसको नहीं मिला आज के दिन। अगर हम बात करें पीपल, यार लोग इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं? फिर से वही बात, आप अपने आप से पूछो लोग क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं? क्या हम समझते हैं इसको? कोई नहीं समझ रहा। ऊपर क्यों जा रहा है, नीचे क्यों जा रहा है? क्योंकि सब लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और लिमिटेड नंबर को हैं, ठीक है। ये सोना है अभी अपने पास बटोर के रख लो, सोना है अपने पास अभी बटोर के रख लो, इसलिए ये सारी चीजें हो रही हैं। पीपल आर बाइंग इन होप दैट समवन विल बाय फ्रॉम देम एट अ हायर रेट। भाई मैं आज इसके दिन 10 रुपए का इसको इसलिए खरीद रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है क्योंकि ये 20 रुपए का बिकेगा, 50 का बिकेगा। क्या प्रोड्यूस कर रहा है ये?
क्या इससे बन रहा है? कुछ बनना चाहिए ना यार। आप एकदम से लखपति करोड़पति नहीं बन जाओगे ना। आप बोलोगे अरे भाई बहुत लोग बन गए, बहुत लोग बन गए, बहुत लोग बन गए। बहुत लोग नहीं भी बने। मतलब आप स्टॉक मार्केट को समझ सकते हो, स्टॉक मार्केट को आप समझ सकते हो, उसके रीजंस को, सेंटिमेंट्स होते हैं आपके और कुछ फंडामेंटल्स होते हैं। सेंटिमेंटल्स मतलब कि लोगों के क्या सेंटिमेंटल्स हैं, क्या मार्केट अभी ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, लोग डर रहे हैं तो एकदम से नीचे जाएगा, लोग एकदम से अरे वाह खुश हैं, बढ़ रहा है तो उसको और इन्फ्लेट कर देंगे। इसी प्रकार से फंडामेंटल्स, कंपनी के अंदर जो यार टीम है वो कितनी स्ट्रांग है, क्या उन्होंने अभी कहीं से पैसे उठाए हैं, क्या प्रोडक्ट बना रही है, क्या उन्होंने पॉलिसी बदल दी, तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हो स्टॉक को कि यार एक पर्टिकुलर कंपनी का स्टॉक ऊपर जाएगा नहीं, या इतने बुद्धि नहीं है तो हम इंडेक्स फंड्स में इस्तेमाल कर सकते हैं कि यार ऊपर की जो देश की 50 कंपनियां होंगी उनके अंदर मेरा पैसा इन्वेस्ट होगा। यहां पे मेरे को समझ नहीं आ रहा, अरे यार आज बिटकॉइन है, कल कोई और आ गया तो क्रिप्टो करेंसी तो कोई भी बना सकता है, मैं भी अपनी बना सकता हूं, आप भी अपनी एक बना सकते हो। अब आप बोलोगे भाई नहीं भाई बिटकॉइन के पैर बहुत गहरे हो गए, 10 साल पुरानी है, इसकी अपनी एक हिस्ट्री है, कोई भी आप एक स्पैन पकड़ के देखोगे तो ये ऊपर ग्रो कर रहा है। हाँ जी कर रहा है, मैं तो मना ही नहीं कर रहा है। अब यार आपको एक सिस्टम समझना पड़ेगा, नोट वेरी इंपॉर्टेंट, गोल्ड एंड डिजिटल कॉइन। सबसे पहले गोल्ड पे तो यार बहुत ज्यादा ये एप्लीकेबल है। जब भी कोई महामारी होगी प्राइस ऑफ गोल्ड ऊपर चला जाएगा, जब भी कोई महामारी होगी गोल्ड का प्राइस ऊपर चला जाएगा। क्यों चला जाएगा इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अभी कोरोना हुआ, कोरोना से पहले आपकी गोल्ड की वैल्यू क्या थी, यही 36-37 हजार में मिलता था, 36-37,000 पर 10 ग्राम्स की इसकी प्राइस थी। जैसे ही आपका कोरोना आया, अगर आपको पता हो गोल्ड की प्राइस 56,000 से चली गई थी, 36,000 से 56-57,000 तक एकदम से बढ़ गया। ये ऐसा क्यों बढ़ा? अब अगर यार आपने हिस्ट्री थोड़ी सी पढ़ रखी हो, हिस्ट्री थोड़ी सी पढ़ रखी हो, तो अगर हम गोल्ड की बात करें, गोल्ड का जो अगर हम एवरेज रिटर्न आप देखोगे वो लगभग 8 से 8.5% के बीच में रहता है। चीज समझ में आई? अगर मैं मतलब पिछले 40 साल में देखूं, अगर मैंने 1 रुपया इन्वेस्ट करा होता तो लगभग वो आज के दिन 36 रुपए बन चुका होता, और इसमें इन्फ्लेशन भी आपको अकाउंट करनी है। इसी प्रकार से अगर मैंने एफडी में अगर अपना पैसा रख दिया होता तो एफडी आपका अगर 1 रुपया होता तो करीबन 27 रुपए बन चुकी होती। इसी प्रकार से अगर मैंने स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया होता तो आपका जो CAGR है उसकी अगर बात करें 2019 तक तो यार ये 14% से ऊपर थी, पर क्योंकि अब बीच में कोरोना आ गया तो ये 13% कुछ हो गई है, तो ये आपका 176 टाइम हो गया था। ये अप्रोक्सीमेटली एक्यूरेट नंबर है, 36 का 35 हो सकता है, 27 का 25 हो सकता है, रटे हुए नहीं बैठे, पर ये आपको मैंने अप्रोक्सीमेट नंबर्स दे दिए हैं, तो ये हमें समझ में आया। तो अगर यार 8 से 8.5% रेट ही है तो ये एकदम से गोल्ड आपका 36,000 से, अच्छा अब तुम चलोगे नहीं, 36,000 से 57,000 क्यों पहुंच गया कोरोना के अंदर? ये इसलिए पहुंच गया क्योंकि लोगों का यार जब भी एक ऐसा महामारी आती है तो उनका मार्केट के ऊपर से ट्रस्ट हट जाता है, कैश के ऊपर से ट्रस्ट हट जाता है। तो आपने देखा होगा स्टॉक मार्केट ने डिप मारा था कोरोना के दौरान, एकदम से स्टॉक मार्केट ने डिप किया था, सब लोगों ने छोड़ दिया था, और फिर नीचे आपका एक लोअर पॉइंट आता है, और ये सबसे बेस्ट पॉइंट होता है। वॉरेन बफेट ने एक लाइन बोली है, क्या? जब लोग डरे तब तो आप ग्रीडी बन जाओ, और जब लोग लालची बने तब आप डरने लग जाओ। तो जब लोग डरे, पैसा एकदम से नीचे गिरा, इस टाइम यार मैंने स्टॉक में बहुत ज्यादा पैसा लगाया था। इनफैक्ट जितने भी कैपिटलिस्ट हैं, या फिर जितने भी कैपिटलिस्ट तो हर कोई व्यक्ति है आज के दिन, पर जिनको बेसिक फाइनेंशियल नॉलेज है उन सब ने अपना पैसा यहां पे दबा के लगाया था, और जिसको नहीं था, अरे मार्केट डूब रहा है, उन्होंने स्टॉक मार्केट से अपना पैसा हटा लिया था। हमने इस टाइम पे लगाया क्योंकि यार एकदम से मार्केट नीचे डाउन नहीं कर सकता, वो रिवाइव होगा ही होगा। जो आपने कंपनियां खोल रखी हैं वो एकदम से ठप नहीं होंगी, वो रिवाइव होंगी, वो बंद हो सकती हैं कुछ समय के लिए, मार्केट हिट ले सकता है, और वही हुआ। थोड़े दिनों बाद में वो वापस मार्केट लेवल हो गया। तो जो चीज पहले 10 रुपए की थी हमने 7 रुपए में खरीद ली, वो वापस 10 रुपए की हुई, हमें 3 रुपए का फायदा हो गया। चीज समझ में आ रही है आपको? अगर हम गोल्ड की बात करें, भैया ये देखो एकदम से ऊपर चढ़ गया, नहीं चढ़ा नहीं, 57,000 से एकदम से 50,000 पे वापस आ गया। जैसे ही लॉकडाउन खुला आपकी पहली वेव गई, और अब ये 50,000 पे लेवल रखेगा अगले 5 से 7 साल के लिए, क्योंकि आप एकदम से वैल्यू नहीं बढ़ा सकते। अगर आप इनफैक्ट कोई भी ग्राफ देखने की कोशिश करोगे, ठीक है, जैसे कि यार हम रियल एस्टेट की बात कर लेते हैं। अब यही है ना, वीडियो बहुत लंबा होता जाता है, और फिर बच्चे बोल देंगे भैया इतना लंबा वीडियो मत बनाया करो, ठीक है, कोई फायदा नहीं है, इतना लंबा वीडियो मत बनाया करो। अगर आप रियल एस्टेट को समझने की कोशिश करोगे इंडिया के अंदर, मैं हर जगह की बात नहीं कर रहा, पर इनिशियल जो आपका 2000 था, मैंने एक वीडियो बनाया भी था शायद 2001 2002 की बात करें, तो अगर आप यहाँ पे 100 रुपए की चीज खरीदते थे, ये 300 रुपए की चीज हो जाती थी उस दौरान में। अगर हम गुड़गांव, नोएडा, इन सब एरियाज की बात करें, इसी प्रकार से आप 2006 2008 तक पहुंचोगे, यही चीज आपकी कितनी हो जाती थी? 300 का 4 गुना 1200 रुपए हो जाती थी। फिर अगर हमने देखा तो 2009 से एक तरह से स्टैटिक आ गया। स्टैटिक क्यों आ गया? क्योंकि जनाब इतनी ग्रोथ पॉसिबल नहीं है, ये एक बबल है। किस प्रकार से? मान लो मैं एक जगह पर रेंट ले रहा हूं, इस कमरे का रेंट है 10,000 रुपए। अब 10,000 रुपए के ऊपर इसका रेंट कैसे बढ़ेगा? मैं किराया दे रहा हूं ना,
तो अगर मेरी सैलरी में हर साल 10% का इंक्रीज आता है तो मेरा रेंट भी 10% बढ़ेगा, और अगर मेरा रेंट 10% बढ़ रहा है तो इस कमरे की वैल्यू भी तो 10% ही बढ़नी चाहिए। पर यहां पे तो यार ये बहुत तगड़ी रेट से बढ़ रहा है। अगर देखें 36% की रेट ले रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो हुआ क्या, आप 2009 से देखोगे, 2009 से 2019 तक, मैं हर लोकेशन की बात नहीं कर रहा यार, रियल स्टेट में लोकेशन बहुत मैटर करती है, मैं जनरल सिनेरियो ले रहा हूं गुड़गांव नोएडा जैसी प्लेस का। तो आप देखोगे कि 2009 से 2019 तक वो वैल्यू ज्यादा बढ़े ही नहीं। अगर ये आज के दिन 1200 रुपए है तो यहाँ पे कुछ 1700 रुपए, मतलब ये 2 गुना भी नहीं हुआ। यहाँ पे जो एकदम से 3 टाइम्स हो रहा था, एकदम से 4 टाइम्स हो रहा था, वो अब डबल भी नहीं हुआ है। थोड़ा बहुत ही गंदा डायग्राम मैंने यहाँ पे बना दिया, पर आई होप मेरी भावना समझ में आपको आ गई होगी, राइट। तो अब क्या है, वो रियल स्टेट में इसलिए स्टैटिक से आपको दिख रहा होता है कि यार अब उतनी नहीं कर रही है, फिर भी काफी आपकी अच्छे लोकेशन है जो आज के दिन भी ग्रो हो रही है। पर मोटा मोटा भाव समझ में आ गया। आपके पिताजी या घर में कोई बड़े भैया भाई बहन होंगे, उनको सब ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। मैंने कहा ओके जी, ओके जी, ओके जी। नेक्स्ट चीज के बारे में बात करने की कोशिश करते हैं। भैया क्या ये लीगल है? क्या ये लीगल है? हाँ जी, आज के दिन ये लीगल है। 2018 में बैन कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, सरकार ने। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने वो बैन हटा दिया है कि हाँ जी, आप अपने क्रिप्टो एक्सचेंज जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके माध्यम से इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसके बाद कैश आउट भी कर सकते हैं। बेनिफिट्स इसके क्या हैं? बेनिफिट्स यार ये हैं कि एक नई चीज है मार्केट के अंदर, ठीक है। कल को फ्यूचर में हाँ, आप अपने देश से बाहर देश में पहुंच सकते हो। जो काम आज के दिन ट्रांजैक्शन अगर मुझे यूनाइटेड स्टेट्स में भेजनी है, उसमें अगर जो दिनों का टाइम लगता था वो मिनटों के अंदर हो जाएगा। ये एक बेनिफिट है। साथ में हो सकता है कि मान लो यार मुझे आपको एक टिप देनी है, मैं एक रेस्टोरेंट में गया और मुझे किसी को टिप देनी है, तो मैं टिप दे सकता हूँ इन क्रिप्टो करेंसीज के माध्यम से कि लो जी एकदम से मैंने ट्रांसफर कर दिए। साथ में हाईली सिक्योर भी है। अब हाईली सिक्योर की एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज ये है कि मान लो मैं अमन हूं और मुझे भावना को कुछ पैसे भेजने हैं, तो मैं कैसे भेजूंगा? ऐसे तो बीच में एक बैंकिंग अथॉरिटी होती थी, तो मैं बैंक को बोलता था भावना को 10 रुपए दे दो, तो बैंक कहता था अच्छा जी, मैं भावना के बैंक को मैसेज भेजता हूं और भावना का बैंक यहाँ पे ट्रांसफर कर देता था। इस प्रकार से चलता था। अब क्रिप्टो क्या कह रहा है, अच्छा जी ये रहा अमन, ये रहा भावना, पर इनके नाम कुछ और ही दिख रहे होंगे, हैश कोड लिख रखे होते हैं। एक तरह से मान लो इसका नाम दे दिया 672, इसका नाम दे दिया 354। अब 672 से मैं 354 पैसा भेज रहा हूं। अब गलती से 354 की जगह मैंने 352 पे पैसा भेज दिया, तो मुझे पता नहीं 352 कौन है। मैं इससे वापस पैसे नहीं ले सकता कि यहां पर कौन बैठा है। यहां पे दमन बैठा है, नमन बैठा है, मनन बैठा है। तो ये एक चीज है, क्योंकि बीच में कोई अथॉरिटी नहीं है तो आप अपना ट्रेस नहीं कर सकते। ये अच्छी बात भी है, कुछ सिनेरियोज में गलत बात भी है। अब लीगैलिटीज की यार कुछ लोग बोलते हैं कि इससे यार क्या बोलते हैं, इलीगल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा हो जाती हैं। अब उसका कुछ प्रतिशत निकाला गया कि भाई मात्र 0.3% ही आपकी इलीगल एक्टिविटीज है, बाकी सब कुछ चीज को ट्रेस किया जा सकता है। और इनफैक्ट अगर फ्यूचर में गवर्नमेंट रेगुलेशंस कुछ बना दें तो वो चीजें और ट्रेसेबल हो जाएंगी। कभी गवर्नमेंट ने रेगुलेट नहीं कर रखा है इन चीजों को, कोई स्ट्रक्चर नहीं बना रखा है इनके लिए। क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए? मेरे हिसाब से आपको और रिसर्च करनी चाहिए। और मुझे आप बताएं आपको और वीडियोस चाहिए क्या? मैंने इन्वेस्ट कर रखा है। मान लो मुझे पता है कि यार कुछ पैसा है, जैसे कि मेरे पास एक मोबाइल फोन है और मैं एक और मोबाइल फोन खरीदने का मेरा मन कर रहा है, और मुझे पता है मेरा दूसरा मोबाइल फोन का ऐसा कुछ फायदा नहीं है मेरे लिए। तो मैंने कहा अच्छा यार, बजाय मैं वहां पे फालतू पैसा खर्च करूं, क्यों ना एक जगह ट्राई करके देख लेते हैं। हम बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर देते हैं, इथीरियम में इन्वेस्ट कर देते हैं, हम डॉज कॉइन में इन्वेस्ट कर देते हैं। आप थोड़ा थोड़ा डिपेंडिंग अपॉन आपके मन में कितनी श्रद्धा है आप उतना इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं उस हिसाब से इन्वेस्ट करता हूं। जो पैसा मेरे पास फालतू है, जो पैसा कल को चला गया, सरकार ने बैन भी कर दिया ऐसे, तो मेरे अंदर ज्यादा गम नहीं होगा। वो पैसा इन्वेस्ट मत करना यार इसके अंदर जो आपको रात को सोने ना दे कि यार पैसा मैंने इन्वेस्ट किया था, ये 40% नीचे कैसे गिर गया, ये 40% ऊपर कैसे उठ गया। अरे उठ गया ये तो अच्छी बात है, पर कहीं एकदम से हटा ना दिया जाए, कोई इसको रिप्लेस ना कर दे। अरे यार इलॉन मस्क ने क्या मैसेज कर दिया, अरे वॉरेन बफेट ने क्या कह दिया। अगर ये चीज आपको सोने नहीं दे रही है तो फायदा नहीं है। वही पैसा इन्वेस्ट करें जो कि आप खोने के लिए राजी हूं। समझ रहे हो? मान लो कि आप एक पिज्जा खाते हो 600 रुपए का, तो 2 पिज्जा का सैक्रिफाइस कर दो, 1200 रुपए लगा दो। इस प्रकार से आप खेल सकते हैं। तो अब यार आपको इन्वेस्ट करने के लिए आपके कुछ यार प्लेटफॉर्म्स हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हो, और इनमें से एक है वजीरेक्स। ठीक है, आपका मन करे तो आप कर देना। काफी सारे आपके यार क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म्स हैं, यू कैन यूज वन ऑफ दिस। आई ऑल्सो यूज दिस वन। ठीक है, इसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। पहले केवाईसी वगैरह कराना होता है, नो योर कस्टमर बेसिक पॉलिसीज होती हैं, और उसके बाद अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं फिर से बोलूंगा, वही पैसा इन्वेस्ट करना जो कि आप खोजने के लिए रेडी हो। हाँ, सरप्राइजेस तो हम सबको ही पसंद है। जैसे वॉरेन बफेट कहते हैं कि यार
सरप्राइजेस ही पसंद है क्या कि मैं आपको बता दूं कि यार बैंक आपको 5.5% का रिटर्न देने वाला है एफडी में, तो आपको पता है 2 साल बाद यार इतना रिटर्न मिलेगा, तो उसमें कुछ एक्साइटिंग फैक्टर नहीं रहता। यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्साइटिंग फैक्टर है, अरे नीचे जा रहे, अरे ऊपर जा रहे हैं। और वही होता है गैम्बलिंग के अंदर भी। मैं ये नहीं कह रहा गैम्बलिंग है, बिल्कुल भी मेरे शब्दों को गलत ना लें, पर जब हमें आउटकम के बारे में सर्टेनिटी नहीं होती तब अंदर से मजा आता है, अरे वाह यार क्या हो रहा है। पर क्या हमें चाहिए वो मजा, वो आपको अपने आप से प्रश्न पूछना है, ठीक है। तो हम मिस भी नहीं करेंगे इस अपॉर्चुनिटी को, अगर ये अपॉर्चुनिटी है तो डाल भी देंगे। और उस प्रकार से यार ये मेरा पर्सनल टेक था। अगर आपको इन डेप्थ चाहिए कि तो मुझे ज़रूर बताना, इस चैनल पे तो नहीं, हसलर्स वे चैनल पे डालेंगे। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग इस टॉपिक के अंदर इंटरेस्टेड होते हैं, नहीं होते, पर हसलर्स वे पे ये कंटेंट हम ज़रूर प्रोड्यूस कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और जिस प्रकार से यार आप नोट्स बनाते थे 10th और 12th क्लास के अंदर, कोई भी आप टॉपिक पढ़ते थे, आज तो इनफैक्ट हमने ज़्यादा पढ़ाई की बातें करी भी नहीं है, उसी प्रकार से जब भी आप कोई चीज़ सीखे, स्पेशली आपका रिलेशनशिप रिलेटेड चीज़ें हो गई या फाइनेंशियल रिलेटेड चीज़ें हो गई, मेरा मानना है ये 2 ही चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कि यार आप सबसे पहले ये 2 चीज़ हमें स्कूल में नहीं सिखाई जाती, कॉलेज में नहीं सिखाई जाती, बाकी चीज़ें फिर भी थोड़ा बहुत सिखा देंगे, ये 2 चीज़ें नहीं सिखाई जाती, तो उनके नोट्स बनाएं। या फिर पर्सनालिटी डेवलपमेंट के रिगार्डिंग, पर्सनल ग्रोथ के रिगार्डिंग आप कोई चीज़ सीखते हैं तो उनके नोट्स बनाएं, क्योंकि जो भी आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उसका मात्र 10% ही आपका दिमाग रिटेन कर पाता है, तो उसका 10 बार रिवीजन जरूरी है। और 10 बार रिवीजन तब होगा कि यार अच्छा मैंने 1 घंटे का वीडियो देखा, इसमें ये 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट थे, छोटे से एक पन्ने में लिख दिया, वो 4 पॉइंट जबरदस्ती मम्मी को बताओ, पापा को बताओ, अपने दोस्त को बताओ, और को बताओ, खुद से बात करो, और वो याद हो जाएंगे आपको। अगर आप 100 रुपए अगर 7-8 साल पहले करते तो शायद 40 लाख 50 लाख के रेंज में है। अब निश्चल ये बहुत ही तगड़ा है, मतलब अगर हम चाहे स्टॉक मार्केट को भी देखें कि पिछले 40 साल में सेंसेक्स कैसे ग्रो हुआ है, तो उससे भी कंपेयर बहुत मल्टीफोल्ड आपका बिटकॉइन खींच गया। अब इसमें यूं कहा जाता है कि यार ये एकदम से इतना बड़ा है, ये स्टेबल नहीं है, ये गिरेगा, या फिर आपकी और ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी आ रही है, इथेरियम हो गया, डॉजकॉइन हो गया, बनती जा रही है, कोई व्यक्ति चाहे तो अपनी खुद की भी बना सकता है। ये इसमें ऐसा तो नहीं कि अभी एक उठ रहा है फिर इसका क्रेज खत्म हो जाएगा, फिर दूसरे पे लगेगा, फिर तीसरा, बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, नॉलेज की बहुत कमी है। और जब नॉलेज की कमी होती है तो आदमी डर जाता है कि मेरे को इसका नहीं पता, मैं नहीं डाल रहा इसमें। तो क्या है ये, बिटकॉइन ही है, इथेरियम भी है, कोई भी अपनी नई करेंसी बना सकता है, तो व्यक्ति किस में अपना पैसा इन्वेस्ट करे और कहाँ से इसके बारे में वो और नॉलेज ग्रैब करे? देखो, आई थिंक पहला है ना, एक मेंटल मॉडल बनाना चाहिए कि ये पूरा इतने क्रिप्टोज आ रहे तो ये हो क्या रहा है। तो आई थिंक एक सिंपल सा मॉडल बनाने के लिए आपको है कि दुनिया में इतने लाखों वेबसाइट्स हैं, राइट। ऐसा नहीं है कि अगर आज 10 और वेबसाइट आ जाएंगे तो जो एग्जिस्टिंग वेबसाइट है वो खराब हो जाएंगे या तो उनका वैल्यू कम हो जाएगा। उसी तरीके से क्रिप्टो भी है। अभी जैसे आप वेबसाइट सोच लो, हर एक वेबसाइट का काम अलग है। ऐसा नहीं है कि 10 लाख वेबसाइट है तो 10 लाख वेबसाइट में कंपटीशन। कुछ वेबसाइट आपके सोशल नेटवर्क हो गए, कुछ आपके यूट्यूब वगैरह हो गए, तो ऐसे हर एक वेबसाइट का काम अलग है। उसी तरीके से हर एक क्रिप्टो का काम अलग है और अलग अलग उसको यूज केस जो होता है अलग अलग होता है। अभी बिटकॉइन समझो, बिटकॉइन का काम सिंपल है, वो लोग बिटकॉइन को स्टोर ऑफ वैल्यू की तरह देखते हैं। मैंने देखा है कि जो क्रिप्टो में जो इंटरेस्ट आ जाता है वो अलग लेवल पे, तो हाईएस्ट जो क्रिप्टो के यूजर्स हैं वो 20 से 28 ईयर ओल्ड्स हैं बाय द वे, पूरे दुनिया में भी, इंडिया में भी और पूरे दुनिया में हाईएस्ट लोग। और इनसे जब मैं भी बात करता हूँ, मैं अभी हूँ इसमें इतने टाइम से, लेकिन उनसे जब बात करता हूँ उन्हें मुझसे भी ज्यादा पता है। तो मेरा मानना है कि यंग पॉपुलेशन जो है वो बहुत क्विकली ग्रास्प कर लेता है इसको। देखो, फॉल्स होप्स नहीं देना है, क्योंकि आप देख रहे हो ये अभी सडनली सब कुछ ऊपर बढ़ रहा है, लेकिन जो इससे गेन कर रहे हैं वो लोग हैं जो 3 साल पहले इस मार्केट में आ चुके हैं और स्लोली स्टेडीली इन्वेस्ट कर रहे हैं। ओवरनाइट सब लोग ट्राई करते हैं, लेकिन बहुत फ्लक्चुएशन, आपको टाइम करना बहुत मुश्किल है। तो तब तक के लिए चलते हैं जनाब, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। किसी की भी फीलिंग हर्ट हुई हो, दोनों हाथ जोड़ के माफी मांगना चाहेंगे हम, और बहुत बढ़िया करो यार अपनी जिंदगी के अंदर। टेक केयर।